नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं नीरज कुमार। आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक है। ठीक है, बहुत लोग इस पे बात कर रहे थे, बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आ रही थी कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी होता क्या है। ठीक है, या फिर हिंदी में इसको नई शिक्षा नीति भी कहते हैं। ठीक है, तो आज इस टॉपिक के बारे में पूरे डिटेल में हम लोग समझेंगे कि क्या होता है, क्या इसके फ़ायदे हैं और इसका बैकग्राउंड क्या है, कैसे इसको लाया गया, क्या क्या इसमें चेंजेस किए गए। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति के तहत या न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, इसके कई सारे फ़ायदे हैं। ठीक, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके बैकग्राउंड से। ठीक है, इसके बैकग्राउंड से इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, नई शिक्षा नीति 2020। ठीक है, 2020। ठीक, क्यों? क्योंकि ये 2020 में इसको कैबिनेट में मंजूरी दी गई थी। ठीक है, तो इसके बैकग्राउंड से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि नई शिक्षा नीति का बैकग्राउंड कैसे है और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे देश में जो पहली बार नई शिक्षा नीति लाई गई थी, ये राजीव गांधी के सरकार में लाई गई थी। ठीक है, और कब लाया गया था? 1986 में। पहली बार कब आया था ये? 1986 में। ठीक है, तो पहली बार, पहले तो इसका क्या है बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड। ठीक, तो पहली बार कब आया था ये? राजीव गांधी सरकार में। ठीक है, राजीव गांधी सरकार में, वो भी किस ईयर में? 1986 में। ठीक है, तो पहली बार राजीव गांधी सरकार ने 1986 पे शिक्षा नीति को ले आया था, जिसके तहत पे हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। और वो शिक्षा नीति क्या थी? 10+2 प्राइमरी था। ठीक है, और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी। ठीक है, 10+2 के सिस्टम पे हम लोग स्टडी करते थे। हालांकि नई एजुकेशन सिस्टम में भी हम लोगों को हायर ग्रेजुएशन के लिए उतने ही साल देने जितना हम लोग पहले दे रहे थे, लेकिन इसको अलग अलग स्टेज में कैटेगराइज कर दिया गया है। वो कौन कौन से स्टेज है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम लोग इसके बैकग्राउंड को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहली बार जो नई शिक्षा नीति लाई गई थी वो राजीव गांधी सरकार के टाइम में लाई गई थी, और किस ईयर में? 1986 में। फिर इसके बाद इसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया गया था। ठीक है, ये फर्स्ट था। ठीक है, सेकेंड टाइम इसमें 1992 में। ठीक है, इसमें कुछ बदलाव किए गए थे। ठीक है, कुछ बदलाव लाए गए थे। ठीक है, इसमें कुछ बदलाव लाए गए थे, जिसके तहत भी थोड़ा बहुत था चेंजेस, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं थे। जैसे कि क्या था कि पहले के समय में क्लास 5 में भी बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे। ठीक है, तो उसको ख़त्म कर दिया गया, सिर्फ 10th और 12th में बोर्ड होते थे। ठीक है, और 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम अभी तक वही चल रहे थे, उसी शिक्षा नीति पे हम लोग स्टडी कर रहे थे। ठीक है, बाद में 2014 में जब बीजेपी चुनाव लड़ रही थी, तो उसने अपने घोषणा पत्र में ये डाला हुआ था कि वो एक नई शिक्षा नीति लेकर के आएगी, जिससे लोगों का, ठीक, पारिवारिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे विकास होगा, बढ़ोतरी होगा, और देश इससे विकासशील होगी। ठीक है, तो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये दिया हुआ था। तो बाद में जब बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई, ठीक है, जब गवर्नमेंट बनी तो बीजेपी ने इस पर एक कमेटी संगठित किया। ठीक है, एक कमेटी बनाई, वो भी कब? 31 अक्टूबर 2015 में। ठीक है, तो इतना लिख लिया आप लोग। ठीक, इतना ये तो हो गया, मान लीजिए इतिहास। अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में कि नई शिक्षा नीति 2020 आखिर आया कैसे। ठीक है, हाँ, तो ये कब था? बीजेपी में था ना। हाँ, बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल था। ठीक, तो बीजेपी के घोषणा पत्र में यह शामिल था, जिसके तहत जब बीजेपी जीत गई तो इसने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। और पहली बार उसने 31 अक्टूबर 2015 को, ठीक है, 5 सदस्यों की एक कैबिनेट, एक कमेटी तैयार की, और इसके अध्यक्ष थे TSR सुब्रमण्यन। ठीक है, कौन था अध्यक्ष? डेट याद रखिएगा, डेट SSC के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, और ऐसे भी आपको जनरल नॉलेज के तौर पे भी याद रखना है। 31 अक्टूबर 2015। ठीक, अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष इसका कौन था?
इसके अध्यक्ष थे TSR सुब्रमण्यन। ठीक है, तो 31 अक्टूबर 2015 को ठीक TSR सुब्रमण्यन की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, जिसको बोला गया कि इसके ऊपर आप रिपोर्ट तैयार करिए, सर्वे करिए। ठीक है, और सर्वे करके हमें दीजिए, फिर इसके ऊपर हम लोग फैसला लेंगे कि इसमें क्या क्या और चेंजेस करने। ठीक है, तो इन्होंने अपना तैयार करके 31 अक्टूबर 2015 को इन्होंने तो अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को दे दी। ठीक है, फिर इसके बाद सरकार ने एक नई कमेटी बनाई 2016 को। ठीक है, 31 अक्टूबर 2015 को कमेटी बनाई गई TSR सुब्रमण्यन की अध्यक्षता में। इन्होंने इसके ऊपर काम किया, रिपोर्ट बनाई और अपने रिपोर्ट को 2016 में जमा कर दिया। ठीक है, कब जमा किया? ये जमा किया 2016 में। ठीक है, फिर इसके बाद 24 जून 2017, ठीक है, फिर 24 जून 2017 में, ठीक है, एक 9 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, 24 जून 2017, ठीक है, जून 2017, ठीक है, को 9 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। 9 सदस्यों की कमेटी। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष थे, इसरो के अध्यक्ष। ठीक है, कौन थे इसरो के अध्यक्ष उस समय? कस्तूरीगन। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष नहीं, इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक थे, इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक। ठीक है, वैज्ञानिक कौन थे? कस्तूरीगन। ठीक है, इनके अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इसके ऊपर अध्ययन किया। ठीक है, इसके ऊपर सर्वे किया। सर्वे करने के बाद इन्होंने अपना एक ड्राफ्ट तैयार किया और ड्राफ्ट वो उन्होंने 31 मई 2019 को HRD मंत्री, ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक, जिसे कि अब एजुकेशन मिनिस्टर भी कहा जाता है या एजुकेशन मंत्रालय भी कहा जाता है, ठीक है, उसके वो हेड हैं, उनको सौंपा गया। ठीक है, बाद में इन्होंने ठीक करीबन 2 लाख से ज़्यादा लोगों से इन्होंने सुझाव लिया और उस सुझाव को मद्देनज़र रखते हुए इसमें जो भी फेर बदलाव करने थे उन्होंने किया। और बाद में इन्होंने 29 जुलाई 2020, ठीक है, 29 जुलाई 2020, इससे पहले एक डेट और है वो भी याद रखिए, 31 मई 2019। ठीक है, ये भी याद रखिए। तो इन्होंने कितना, लगभग 2 साल के करीब इसके ऊपर इन्होंने काम किया और अपना ड्राफ्ट तैयार किया। तो उन्होंने कब दिया था? 31 मई 2019 को, ठीक है, ड्राफ्ट जमा किया। ठीक है, जमा किया HRD मंत्रालय को, मंत्रालय को। ठीक है, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, तो अब HRD मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये जो प्रमुख वैज्ञानिक कस्तूरीगन, इन्होंने अपना ड्राफ्ट 31 मई 2019 को जमा कर दिया, किसको? HRD मंत्रालय को। ठीक है, तो इसके ऊपर उन्होंने करीब 2 लाख से ज़्यादा लोगों से सुझाव मांगे, जो भी फेर बदलाव करने थे उन्होंने किया। करने के बाद इन्होंने केंद्रीय कैबिनेट में इसको प्रस्तावित किया और प्रस्तावित करने के बाद 29 जुलाई 2020 को इसे मंजूरी दे दी गई।
ठीक है। तो 29 जुलाई 2020 को इसे मंजूरी दी गई और इसे फिर तब से ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से जाना जाता है, या नई शिक्षा नीति 2020 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आइए इसमें एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ था उन लोगों ने, ठीक है, एक नई नीति अप्लाई की थी, उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि ये क्या है, ठीक, और इसका किस एज पे या कैसे एजुकेशन पे इफेक्ट पड़ता है या कैसे उनको फ़ायदा होता है। ठीक है, तो पूरे के पूरे कक्षा प्राइमरी से लेकर के 12वीं तक के पढ़ाई को 4 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, कितने भागों में बांट दिया गया? 4। जैसे कि क्या था, 5+3+3+4 सिस्टम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो 5 मतलब कि 5 साल। ठीक है, 5 मतलब कि क्या होता है, 3 साल से लेकर के 3 से 8 साल के बच्चे। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हमारे 3 में। ठीक है, 3 में क्या है, 8 से 11 साल के बच्चे। ठीक, फिर 3 में क्या है, 11 से 14 साल के बच्चे। फिर 4 क्या है इसमें, 14 से 18 साल के बच्चे। ठीक है, तो 3 से 8 साल के बच्चों को जो शिक्षा दी जाएगी, जो पढ़ाई उन्हें कराई जाएगी, उसे हम लोग प्राइमरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या जानते हैं, प्राइमरी। ठीक, इसे हम लोग क्या जानते हैं, इसे क्या कहा जाएगा, प्रीपरेटरी। ठीक है, प्राइमरी स्टेज, इसे प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, फिर इसको मीडियम स्टेज, और ये होगा हमारा सेकेंडरी स्टेज। क्या होगा ये, सेकेंडरी स्टेज। ठीक है, तो 3 से 8 साल प्राइमरी स्टेज मतलब कि नर्सरी से लेकर के क्लास 2 तक। ठीक है, इन बच्चों को अपने ही, ठीक है, नई शिक्षा नीति के तहत इन्हें 5वीं तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में ही इन्हें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कौन कौन से भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में इन्हें पढ़ाया जाएगा। इसलिए ऐसा किया गया है ताकि अपने कल्चर पे, अपने संस्कृति, अपने लैंग्वेज पे ज़्यादा जोर दिया जा सके, और गणित, अंग्रेजी, इन सब चीज़ों को एक सब्जेक्ट के तौर पे ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसे इतना महत्व अब नहीं दिया जाएगा। ठीक, फिर आता है हमारा कि इसमें जैसे 3 से 8 2 तक हो गए, फिर कक्षा 3 से लेकर के 5 तक प्रिपरेटरी स्टेज में पढ़ाया जाएगा। फिर 6 से लेकर के 8 तक के क्लास 6 to 8 मीडियम स्टेज कहा जाएगा, और 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों को सेकेंडरी स्टेज कहा जाएगा। पहले क्या होता था कि क्लास 10th के बाद हमें स्ट्रीम सेलेक्ट करनी पड़ती थी कि हमें आर्ट से पढ़ना है, कॉमर्स से पढ़ना है, या फिर साइंस से लेकर के पढ़ना है। इसमें अब आप फ्री हैं कि कुछ भी लेकर के और किसी भी कम्बिनेशन के साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें आप साइंस के साथ कॉमर्स भी लेकर के पढ़ सकते हैं, या कॉमर्स के साथ आर्ट्स भी लेकर के आप क्लास 12th कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि इसमें क्या चेंजेज है या इसके क्या क्या हमारे फ़ायदे हैं। ठीक है, इसके फ़ायदे के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि नई शिक्षा नीति के तहत हमें फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो ये 5+3+3+4 सिस्टम आप लोगों को समझ में आएगा। 5 मतलब 5 साल, 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए प्राइमरी स्टेज की पढ़ाई की जाएगी। फिर 3 साल, ठीक है, 8 से 11 साल के बच्चे प्रिपरेटरी स्टेज होंगे। फिर 3 साल अगला जो होगा 11 से 14 साल के बच्चों को मीडियम मतलब क्लास 6 to 8 तक के, और फिर नेक्स्ट जो 4 साल होगा वो 9वीं से 12वीं तक सेकेंडरी स्टेज की पढ़ाई की जाएगी। ठीक है, फायदे, ठीक है, किसके, NEP 2020 के। ठीक है, इसमें पहला फ़ायदा ये है कि बच्चों को, ठीक है, पहला क्या है, बच्चों को मातृभाषा, दूसरा स्थानीय भाषा, और तीसरा क्या है, राष्ट्रीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। ठीक है,
दूसरा क्या है कि अब बोर्ड की परीक्षा 10th की ख़त्म कर जाएगी। 10th बोर्ड की परीक्षा अब नहीं होगी। ठीक है। तीसरा क्या है इसमें कि 11th के बाद, ठीक है, 11th के बाद आप कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग हायर एजुकेशन पे। ठीक है, ये नोट कर लीजिए, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। एसएससी में खास करके पूछा जाता है, या जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम या बैंकिंग इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग हायर एजुकेशन में। तो पहले क्या था कि ग्रेजुएशन में, ठीक है, ग्रेजुएशन पहले कितने साल का होता था? 3 साल। ठीक है, 3 साल पहले कितने का होता था? ग्रेजुएशन पहले साल के बाद सर्टिफिकेट अब दिया जाएगा। ठीक है, क्या दिया जाएगा? सर्टिफिकेट। ठीक है, सर्टिफिकेट। पहले क्या था कि बच्चे ग्रेजुएशन करते थे, ठीक है, तो हो सकता है कि आर्थिक कारण की वजह से या कोई समस्या आ जाती थी या कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, तो उन्हें 3 साल का पूरा कोर्स नहीं कर पाते थे, उनका साल बर्बाद होता था, समय बर्बाद होता था। अब क्या है कि 3 साल के ग्रेजुएशन में अगर आप 1 साल भी क्लास करते हैं, 1 साल भी कॉलेज अगर अटेंड करते हैं, तो 1 साल बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा 1 साल का, और उस सर्टिफिकेट को आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और वो मान्य होगा, 1 साल की पढ़ाई आपकी बर्बाद नहीं होगी। अगर आप उसके आगे फिर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो सर्टिफिकेट दे करके फिर आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है नए एजुकेशन सिस्टम का। ठीक है, कि फर्स्ट ईयर के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और अगर आप 2 साल कर लेते हैं, ठीक है, 2 साल ग्रेजुएशन, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन 2 साल ग्रेजुएशन के बाद डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी। ठीक है, और 1 साल किए, 2 साल भी कर लिए, दूसरे साल के बाद अगर आपको छोड़ना है तो उसके बाद भी आपको 2 साल का डिप्लोमा का डिग्री दिया जाएगा। और अगर आप 3 साल कर लेते हैं पूरा, तो 3 साल बाद ग्रेजुएशन की डिग्री आपको दे दी जाएगी। ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। ठीक है, तो ये फ़ायदे हैं आपको नए एजुकेशन सिस्टम की। ठीक है, तो अब आपका साल बर्बाद नहीं होगा। अगर आप किसी कारणवश अगर आप दूसरी और पहले साल में या दूसरे साल में पढ़ाई कॉलेज की छोड़ देते हैं, तो आपको उस समय सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और उस सर्टिफिकेट की मदद से आप उसके आगे जब भी पढ़ना चाहे तो फिर वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। आपको फिर से 3 साल पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या फिर साल बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि पहले क्या था कि लोगों को एमए के बाद एमफिल करना होता था, उसके बाद वो पीएचडी करते थे। ठीक है, ये भी अब चीज़ हटा दी गई है, अब आप डायरेक्ट एमए के बाद पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, तो छठा, अब एमफिल नहीं करना होगा। ठीक है, ठीक है, एमए के छात्र सीधे पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। ठीक, और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल हैं। ठीक है,
रमेश पोखरियाल जी पहले क्या थे, एचआरडी मिनिस्टर थे, ठीक है, एचआरडी मंत्रालय के हेड थे वो, लेकिन अब एचआरडी मंत्रालय को ही बदल करके एजुकेशन कैबिनेट रख दिया गया या एजुकेशन मंत्रालय कर दिया गया, और उसके हेड कौन है, हमारे रमेश पोखरियाल निशंक हैं, ठीक है। इन्होंने ही 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय कैबिनेट में, ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी थी, ठीक है। इसके ऊपर काम चल रहा है अभी, ठीक है, और इसे लागू, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है कि 2022 तक इसे लागू कर दिया जाएगा, ठीक है। और 2022 तक लागू करने के बाद 2030 तक, ठीक है, जितने भी हमारी नई जनरेशन या कमिंग जनरेशन है वो इस नई शिक्षा से जुड़ जाएगी, लाभान्वित हो जाएगी, ठीक है, इसे उसे बेनिफिट मिलेगा। तो 2030 तक माना जा रहा है कि जो भी नए बच्चे पढ़ करके निकलेंगे, एजुकेशन लेकर के निकलेंगे, वो नई शिक्षा नीति के तहत ही लेकर के निकलेंगे। और एक क्वेश्चन ये भी लोगों को दिमाग में आता है कि सर मान लीजिए हमने तो 12th कर लिया या ग्रेजुएशन में है, और इसके दौरान अगर नई शिक्षा नीति आ जाती है तो क्या करेंगे। तो अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो पहले की जो शिक्षा है आपकी वो तो पुरानी नीति के ही तहत रहेगी, उसके आगे जो शिक्षा आप लेंगे वो आपको फिर नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत दी जाएगी, ठीक है। मान लीजिए ग्रेजुएशन के बाद आप एमए कर लिए तो आपको फिर एमफिल करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर 1 साल पढ़ने के बाद छोड़ दिए तो आपको उसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल पढ़ने के बाद छोड़ दिए तो डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी, और 3 साल पूरा करते हैं तो फिर आपको ग्रेजुएशन की भी डिग्री दी जाएगी, ठीक है। तो ये था कुछ न्यू एजुकेशन पॉलिसी सिस्टम के बारे में जानकारी, जो जिसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, लोगों को समझ नहीं आ रहा था, तो वो हम आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट करिए, मैं उसको भी बताऊंगा, ठीक है। और ऐसे ही नए नए टॉपिक के बारे में जानने के लिए आप क्या करिए, हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में एक नए तथ्य के साथ, एक नए लेक्चर के साथ हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में।